आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस डिवाइस को जानते हैं कि इस डिवाइस का नाम क्या है और इस डिवाइस का काम क्या है? देखते ही पहली बात तो आपके ज़हन में आ गई होगी कि ये वो डिवाइस है इसके ज़रिए हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये वही डिवाइस है, इसको हम क्रीम सेपरेटर कहते हैं। बट इसके बैक एंड पे कौन सी फिजिक्स वर्क करती है जिसके ज़रिए मिल्क में से क्रीम सेपरेट होती है, उसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। लिहाजा आप नोट्स में हेडिंग लगा दीजिए एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आर्टिकल 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स के चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के आर्टिकल नंबर 3.2 सेंट्रीपिटल फोर्स के ही सब आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल का नाम क्या है? एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक पर दी गई हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपकी बुक पर दी गई हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में सबसे पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, बॉल ऑन स्ट्रिंग। तो ये किस तरह की एग्जांपल है? देखिए यहां पर ये एक बॉल है, ये स्ट्रिंग है। तो ये एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की, बट किस तरह से? देखिए यहां पर ये जो बॉल है इसका कोई ना कोई मैस है, तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से इसका कोई वेट है। अब वेट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? डाउनवर्ड है। ऑब्वियसली वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ है। अब इस वजह से क्या हुआ है कि स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुई है और टेंशन भी एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब इस एग्जांपल में कहता यह है कि अगर इसको आप इस तरह से विरल करें तो यहां पर ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। इट्स मीन यहां पर जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से है? उस टेंशन से जो कि इस स्ट्रिंग में थी। तो यहां पर फिर हमने क्या लिखा है? व्हेन ए बॉल इज विरल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, कहते हैं कि इस तरह से वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल सर्कल है कुछ इस तरह का। इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल यूजिंग अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो क्या करेगी? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि देखिए यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन है, इसी वजह से इस तरह से घूम पा रही है। तो ये जो टेंशन है यही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी जो कि आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है ऑब्जेक्ट ऑन ए टर्न टेबल। For an object placed on a rotating turntable, friction between the object and the surface acts as the centripetal force। क्या कह रहा है यहां पर? टर्न टेबल तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि एक टेबल है, इस तरह का राउंड टेबल ही आप मान लीजिए, ये इस तरह से रोटेट किए जा रहे हैं। तो यहां पर लेट्स से ये सेंटर है इस टेबल का, यहां पर कोई कॉइन पड़ा हुआ है, सिक्का मान लीजिए कॉइन पड़ा हुआ है यहां पर। अब जब ये टेबल इस तरह से रोटेट कर रहा है टर्न टेबल, तो ये कॉइन भी इस तरह का पाथ ऊपर फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली पहले कॉइन यहां पर था, फिर यहां पर कॉइन टेबल के ऊपर ही पड़ा हुआ है, यानी टेबल के ऊपर वो स्टेबल है, टेबल के ऊपर मूव नहीं कर रहा, लेकिन टेबल मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कॉइन भी आपको इस तरह से दायरे में मूव करता हुआ नजर आएगा। यहां पर कहता यह है कि जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से है? देखें अगर इस टेबल और इस कॉइन के दरमियान कोई फ्रिक्शन ना हो तो जैसे ही टेबल मूव कर रहा होगा कॉइन तो फ्लिप कर जाएगा, यहां से नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस टेबल और इस कॉइन के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहां पर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये इसी तरह से मूव किए जा रहा है। तो इस तरह ये जो ऑब्जेक्ट और टर्न टेबल वाली एग्जांपल है ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स की एक एग्जांपल है कि टर्न टेबल रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है। तो जो कॉइन और टर्न टेबल के दरमियान फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप
इजीली असेस कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बहुत सारी डेली लाइफ से एग्जांपल देकर समझाया था कि किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के किस तरह परपेंडिकुलर होती है। सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला लेक्चर सुनने से पहले वो वाला लेक्चर लाजमी सुने, क्योंकि वो लेक्चर इसका पार्ट 1 है और ये लेक्चर उसी का पार्ट 2 है। अगर वो वाला लेक्चर आपने सुना हुआ नहीं होगा तो ये वाला लेक्चर आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए लाजमी है कि आप पहले वो वाला लेक्चर सुने। थर्ड एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स की अर्थ एंड सैटेलाइट से रिलेटेड। याद रखें ये वाली जो हेडिंग्स है इनके नीचे आपने ये चीज जरूर लिखनी है। अगर जस्ट आप हेडिंग्स देखेंगे तो वहां पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हेडिंग जस्ट फॉर दी रेफरेंस है, ताकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े एग्जामिनर पर जब आप इसको लिख के आए। तो आपने इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स बनाने हैं और पेपर में भी इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में ही लिख कर आना है। तो थर्ड हेडिंग हमने क्या लगाई, अर्थ एंड सैटेलाइट्स। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये सैटेलाइट्स वाला, आगे चलकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहां पर हमने ये देखना है कि जो सन है उसके अराउंड अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सर्कुलर ऑर्बिट में कौन सी फोर्स मूव करा रही है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई है, देखिए इस तरह से सन है, लेट्स से यहां पर ये सन है और अर्थ इस तरह से ऑर्बिट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रही है, यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिली है, याद रखें इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, भले वो फोर्स कितनी ही स्मॉल क्यों ना हो। ये बात हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताई थी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो उनके दरमियान फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, आप और आपका दोस्त, आप भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके दरमियान में कोई ना कोई फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह सन, मून, अर्थ, ये भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो अर्थ और सन है इनको भी हम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट से ट्रीट करते हैं। ये अलग बात है कि ये बहुत बड़े हैं, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट्स, फिजिक्स में हम इनको ऑब्जेक्ट से ट्रीट करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है इनके दरमियान भी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाली फोर्स हम अगले लेक्चर में चलकर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है और ये किस तरह की फोर्स होती है। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ये फोर्स एक्सर्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके बारे में किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कंसेप्ट दिया था। ऑलरेडी ये बात आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यहां पर कहता यह है कि जो अर्थ अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है अराउंड द सन, ये सर्कुलर ऑर्बिट में किस तरह से मूव कर रही है, कौन सी फोर्स है जिसने इसका सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन रखा हुआ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पर लास्ट लेक्चर में इस बॉल और स्ट्रिंग की एग्जांपल देते हुए कि यहां पर ये जो बॉल है ये आगे सीधी मूव करना चाहती है, लेकिन सीधी नहीं करती। जैसे आगे जाती है तो यहां पर इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है, इसकी वजह से इसका पाथ बेंड हो जाता है। इसका मतलब है कि जब मैं इसको सर्कुलर पाथ में घुमाता हूं तो जो इस पर फोर्स एक्ट कर रही है, जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट ये फोर्स आई कहां से है, ये इस तरफ डायरेक्टेड है फोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल पे, और ये टेंशन की वजह से आई है। तो सिमिलरली यहां पर भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहां से आई है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आई है। सेकंड हमने क्या लिखा है, मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जाहिर है अर्थ के गिर्द मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसी तरह से सैटेलाइट्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो मूव कर रहे हैं, जो अगले लेक्चर में हम चलकर पढ़ेंगे। अब ये जो मून है ये भी ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ और मून के दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से मून भी अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये भी सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये एग्जांपल मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ये एग्जांपल उसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। उस चैप्टर में भी चलकर हम यही पढ़ेंगे कि जब एक बेचारा मासूम सा इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है, अगर स्ट्रेट पाथ पहले वो फॉलो कर रहा है तो जैसे ही उस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है तो उसका स्ट्रेट पाथ सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता है, यानी सर्कुलर पाथ में चेंज हो जाता है।
तो यहां पर भी हमने यही बात की है, ए नॉर्मल और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स कंपेल्स ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इनटू ए सर्कुलर पाथ। देखें, एक चार्ज पार्टिकल है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, जैसे ही उस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई की जाती है तो साथ ही जो उसका पाथ है वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता है। एफएससी में इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल जब मैं स्टूडेंट्स को परफॉर्म करवाता हूँ तो उस वक्त मैं स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ कि देखें किस तरह से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और वहां पर हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता है। तो लाइव वहां पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह से उनका पाथ सर्कुलर पाथ में बेंड हो रहा है। आपको भी जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स आगे चलकर परफॉर्म करवाऊंगा एफएससी में, तो आप भी वहां पर देखेंगे कि इसका बाकायदा तौर पर पाथ बेंड होता है, और वहां पर ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एनीहाउ, इस एग्जांपल में बात जस्ट इतनी है कि जब एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स जब अप्लाई की जाती है तो वहां पर उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो सर्कुलर पाथ में चेंज हो जाता है, यानी वो स्ट्रेट पाथ में फिर मूव नहीं करता बल्कि सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? व्हीकल्स टर्निंग ऑन रोड्स। ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है, या फिर यहां पर ये हेडिंग में आप लगा सकते हैं बैंकिंग ऑफ हाईवे रोड्स। जब आप हाईवे रोड्स पर यूजुअली ट्रेवल करते हैं तो वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पे टर्न आता है वहां पर क्या होता है कि बैंकिंग होती है टर्न पर। किस तरह से कि जो आउटर एज है ट्रैक की वो थोड़ी सी ऊंची होती है और जो इनर एज है वो थोड़ी सी लोअर की भी होती है, ताकि व्हीकल आसानी से टर्न ले ले। अब इसकी वजह क्या है, इसको इस तरह से क्यों करते हैं? When a vehicle takes a turn, it needs centripetal force provided by friction between the tires and the road. देखिए, जब भी कोई व्हीकल टर्न लेती है, लेट्स से यहां पर ये पाथ है इस तरह का कुछ, अब इस पाथ पे जब कोई भी व्हीकल टर्न करेगी उसका पाथ पहले स्ट्रेट लाइन था, अब थोड़ा सा बेंड होके इस तरह उसने टर्न किया है, तो वैसे यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड होगी क्योंकि यहां पर उसका पाथ बेंड होना है। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस वजह से आती है कि जो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होती है। ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जैसे पहले हम पढ़ते रहे हैं कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई, इसमें कहां से आई। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है कि जो फ्रिक्शन है रोड और टायर्स के दरमियान, वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलती है, जिसकी वजह से व्हीकल टर्न कर जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि रोड बहुत ज्यादा स्लिपरी हो, जैसे कि हाईवे रोड्स पर यूजुअली होता है कि जब रोड स्लिपरी हो जाता है तो वहां पर फिर फ्रिक्शन बहुत कम रह जाती है। जब फ्रिक्शन कम रह जाती है तो ऑब्वियसली फिर वहां पर क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी नहीं मिलेगी जितनी चाहिए है, तो वहां पर फिर एक्सीडेंट का खतरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने लिखा है ऑन स्लिपरी रोड्स फ्रिक्शन में नॉट बी एनफ। इतनी फ्रिक्शन नहीं होती है स्पेशली एट हाई स्पीड्स। देखिए, अगर रोड स्लिपरी है और व्हीकल बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो क्या होगा कि वो स्लिप कर जाएगी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, टू सॉल्व दिस, यानी इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए जो हाईवे रोड्स होते हैं उनकी बैंकिंग की जाती है टर्न्स पर। किस तरह से कि जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा हायर रखा जाता है और जो इनर एज है उसको थोड़ा सा लोअर रखा जाता है, फिर इस पैटर्न पर व्हीकल आसानी से टर्न कर जाती है। तो इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है। तो क्या समझ आया यहाँ से कि जब कोई भी व्हीकल टर्न करती है किसी भी रोड पर तो वहां पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर्स एंड द रोड्स है वहां से वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। और स्लिपरी रोड्स पर क्या होता है कि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से कार या कोई व्हीकल स्लिप हो जाती है। स्लिप होने की वजह से स्किड भी हो सकती है, टॉपल भी हो सकती है, यानी उलट भी सकती है। और यहाँ पर इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए जो हाईवे रोड्स है, जहाँ पर द हाईवे रोड इज बैंक्ड ऑन टर्न्स, उनको टर्न्स पर क्या कर दिया जाता है, बैंक कर दिया जाता है। और बैंकिंग का क्या मतलब है कि जो आउटर एज ऑफ द ट्रैक है उसको थोड़ा सा हाई रखा जाता है इनर एज ऑफ द ट्रैक की बनिस्बत, यानी आउटर एज को थोड़ा सा हाई रखा जाएगा, इनर एज को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा जाएगा, इसकी वजह से व्हीकल आसानी से टर्न कर लेगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स की? सेंट्रीफ्यूज। अब ये किस तरह से एप्लीकेशन है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रीफ्यूज है क्या चीज। देखिए, एक डिवाइस है जो कि लैब में यूज होती है, आपको यहां पर नजर आ रही है, इस तरह की डिवाइस होती है।
साइड पर भी आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, दूसरी साइड पर भी आपको ट्यूब नजर आ रही है और दरमियान में आपको सारे का सारा सेटअप नजर आ रहा है। यहां पर अगर आप सबसे पहले वाली ट्यूब को देखें तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स मिक्स्ड है, यानी आपस में मिक्स्ड है, वो सेपरेट नहीं है। अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज का यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज किस तरह से काम करता है आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, सेंटर वाले डायग्राम में। उसमें क्या है कि दोनों ट्यूब्स को साइड्स पर हमने इस तरह से जोड़ दिया है और जैसे ही ये स्पिन करता है तो वहां पर आपने देखा है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम ऑफ द ट्यूब पर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप ऑफ द ट्यूब पर आ जाते हैं। और थर्ड फिगर में आपको इसी तरह से ट्यूब दिखाई गई है जिसमें डेंसर पार्टिकल बॉटम पर सेटल्ड हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप पर है। तो यहां से आपको सेंट्रीफ्यूज तो समझ आ चुका है कि किस तरह की डिवाइस है। तो यहां पे भी हमने ये लिखा है अ यूजफुल लैब डिवाइस। ये लैब में होता है दैट सेपरेट्स डेंसर एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय स्पिनिंग एट हाई स्पीड। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि ट्यूब्स क्या करती हैं कि हाई स्पीड पर वो स्पिन करती हैं। जब स्पिन करती है तो क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम ऑफ द ट्यूब पर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ट्यूब के टॉप पर इकट्ठे हो जाते हैं। किस तरह का प्रोसेस होता है, डेंसर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, बॉटम ऑफ द ट्यूब पर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल्स राइज टू द टॉप ऑफ द ट्यूब। तो इन शॉर्ट हमने क्या बात की कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो कि लैब में यूज होती है जिसके जरिए आप डेंसर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एप्लीकेशन, क्लॉथ्स ड्रायर। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जो क्लॉथ्स ड्रायर है उसका जो सिलेंडर है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसकी क्या वजह है? तो चलिए आज वो भी देख लेते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो क्लॉथ्स ड्रायर में भी एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रही होती है। देखें, जब आप क्लॉथ्स डालते हैं ड्रायर में तो कुछ इस तरह का फिनोमेना आपके सामने आता है जिस तरह आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करता है कि सिलेंडर तेजी से स्पिन कर रहा है, सिलेंडर में छोटे छोटे होल्स हैं। जब क्लॉथ सिलेंडर में डालते हैं तो वहां पर क्या करता है, सिलेंडर तेजी से स्पिन करता है। अब जो वाटर है वो उन होल से बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से जो क्लॉथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो यही कुछ इसमें कहानी थी, यही कुछ साइंस है। तो क्या लिखेंगे, द ड्रायर हैज ए सिलेंडर विद मैनी होल्स इन इट्स वॉल्स। देखें, जो ड्रायर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें भी आपको नजर आ रहे हैं कि होल्स हैं छोटे छोटे। वेट क्लॉथ्स आर प्लेस्ड इनसाइड एंड द सिलेंडर स्पिन्स रैपिडली। वेट क्लॉथ्स इसमें डाल दी जाते हैं और फिर जैसे ही इसको ऑन किया जाता है सिलेंडर रैपिडली बहुत तेजी से स्पिन करने लग जाता है। जब सिलेंडर स्पिन करता है तो क्या होता है कि वाटर मूव्स आउटवर्ड टू द वॉल्स। जो वाटर होता है वो आउटवर्ड वॉल्स की तरफ मूव करता है। क्यों मूव करता है? अब यहाँ पर एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है। जो वाटर है वो वॉल्स की तरफ मूव करता है, यानी वॉल्स के साथ लग जाता है। अब वाटर क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में वहां पे मूव कर रहा है और साथ ही साथ ड्रेन हो रहा है उन होल्स से। तो यहाँ पे फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल हुआ या ना हुआ? यहाँ पे आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइंग दी क्लॉथ्स क्विकली, जिसकी वजह से आपके जो क्लॉथ्स हैं वो क्विकली ड्राई हो जाते हैं। इन शॉर्ट हमने इस एग्जांपल में क्या बात की है कि जब आप वेट क्लॉथ्स को क्लॉथ्स ड्रायर में डालते हैं तो वहां पर क्या होता है कि क्लॉथ्स ड्रायर के ड्रम में बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे ही आप उसको टर्न ऑन करते हैं तो सिलेंडर बहुत ही तेजी से स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो आउटवर्ड मूव करता है और होल से बाहर निकलने लगता है। होल से क्या करता है, बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से जो क्लॉथ्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फाइनली अब हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्रीम सेपरेटर है। अब देखिए, क्रीम सेपरेटर ये तो एक प्रैक्टिकल डिवाइस है ना, जिससे आप मिल्क में से क्रीम सेपरेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस यही आप लिख दें, क्रीम सेपरेटर इज अ प्रैक्टिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। भाई ये तो सबको पता है कि क्रीम सेपरेटर से हम क्या करते हैं, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। ये तो इजीली बात हो गई कि पहला जुमला तो बिल्कुल सीधा आपको रट जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मिल्क में से क्रीम को किस तरह से सेपरेट करता है क्रीम सेपरेटर, इस चीज के बारे में हमने देखना है। और यहां पर फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रोल है, किस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब हमने ये देखना है। देखिए, किसी भी जग में हम मिल्क को डालते हैं जिसमें क्रीम होती है, तो क्या करते हैं, इसको उस जग में इस तरह से एंटर करते हैं और यहां से इसके बटन को ऑन करते हैं। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं यानी क्रीम के पार्टिकल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ एक्सेस, यानी ये जो सेंटर ऑफ एक्सेस है इसके करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट जग में डालकर ऑब्जर्व करें तो आपको ये बाकायदा तौर पे होता हुआ नजर आता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रीम और मिल्क सेपरेट हो जाते हैं। बस यही कुछ रॉकेट साइंस है इसमें। तो यहाँ पर भी हमने ये लिखा है, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स। भाई मिल्क में लाइट और हैवी दोनों पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि क्रीम होती है, तो इसी वजह से हमने लिखा है कि मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स। सो व्हेन इट इज रोटेटेड, जब इस मिल्क सेपरेटर को जग में प्लेस किया जाता है तो यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो सारे के सारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन गैदर हो जाते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो लाइट पार्टिकल्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं घर में। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो किधर जाते हैं, वो आउटवर्ड, यानी जो जग जिसमें आपने मिल्क डाला हुआ उसकी वॉल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास। तो इस तरह क्या होता है कि आप क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर लेते हैं। बस यही कुछ बात थी। अब यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स किस तरह से वर्क करेगा, देखें, जैसे इसने रोटेट करना स्टार्ट किया वहां पर भी तो रोटेशन हुई है, तो जब रोटेशन हुई है, कोई सर्कुलर पाथ फॉलो हुआ है, तो सेंटीमीटर फोर्स तो वहां पर आ गई फिर, क्योंकि यहां पर देखें जो लाइटर पार्टिकल्स हैं हमने क्या कहा है, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। उनको आउटवर्ड कौन सी चीज मूव करा रही है, दैट इज दिस फोर्स। तो यहां पर ये बात आपको समझ आ चुकी कि किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स है। तो यहां पर एग्जांपल्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स और एप्लीकेशंस ऑफ सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, सारी की सारी एग्जांपल्स भी समझ आ गई होंगी और एप्लीकेशंस भी समझ आ चुकी होंगी। आप याद रखें, इन एप्लीकेशंस को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ क्रीम सेपरेटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, ये वाली चीज आपने उठा के लिख देनी है। कोई भी आपसे एप्लीकेशन पूछ जा सकती है, ऐसे कह सकता है राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। तो आप इन तीनों में से कोई भी उठा के लिखिए। सेंट्रीफ्यूज हमने पढ़ा है, क्रीम सेपरेटर पढ़ा है, उसके बाद हमने क्लास ड्रायर पढ़ा है, तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन उठाकर आप लिख सकते हैं। अगर एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाए, कोई सी एक दो एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बाकायदा आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी आपने क्या करना है कि बैंकिंग ऑफ रोड वाला सारा उठा के लिख देना है कि बैंकिंग ऑफ रोड किस वजह से की जाती है, उसका पर्पस क्या है, और किस तरह से जो है वो रोड और टायर्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें आपको कंसेप्ट समझ होना चाहिए। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली बन सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा कि जो सेंटीमीटर फोर्स वाला आर्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पूछेगा, साथ में आपसे ये पूछेगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, यानी डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेंटीमीटर फोर्स एंड राइट द एप्लीकेशंस ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। तो इसलिए आपने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर भी और ये वाला लेक्चर भी। तो फाइनली आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, और आज की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।